नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं सीधे मुंबई से। ये भारत की बात है। यहां मुंबई में एक युद्ध चल रहा है, जबानी युद्ध। और महाराष्ट्र को अपनी जागीर समझने वालों की जबान लपलपा रही है। संजय राउत तो बदजुबानी की लंबी कूद कर रहे हैं। क्या महाराष्ट्र के लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं या फिर देश के लोगों को? लेकिन एक और सिर्फ एक कंगना रनौत सब पर भारी है। और पिछले 2 दिन से महाराष्ट्र का पूरा सिस्टम कंगना रनौत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। मैं पूछता हूं, क्या यह सत्ता का नशा सोने नहीं दे रहा है? क्या दफ्तर तोड़कर सुकून नहीं मिला है कि एफआईआर तक करा दी? और मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से कैसे धड़ाधड़ एफआईआर हो रही है, एफआईआर करवाई जा रही है। और मुंबई के मट्ठा पुलिस अपना मट्ठा फैला रही है। मैं लोगों से कहना चाहता हूं, जब किसी चीज की अति होती है तो मति खराब होती है। और जानते हैं आखिर में क्या होता है? इति हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। और संस्कृत में कहते हैं शठे शाठ्यम समाचरेत। जो करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। और ये पब्लिक है, सब जानती है। कंगना की उद्धव को ललकार। भारत कंगना के साथ, शिवसेना क्यों नाराज? कंगना से उद्धव की कितनी साजिश? कंगना के साथ भारत तो क्यों डरे सरकार? बीएमसी की तरफ से की गई तोड़फोड़ के बाद कंगना पहली बार अपने दफ्तर पहुंची। कंगना देखना चाहती थी कि बदले की आग में जल रही शिवसेना ने उनके दफ्तर के साथ किस तरह से बदला लिया है। कंगना अपने घर से निकलकर सीधे अपने ऑफिस पहुंची और करीब 10 मिनट तक उसका मुआयना किया। कंगना के चेहरे पर कोई भी शिकन नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि कंगना ने पहले से ही तय कर लिया है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उनके दफ्तर में की गई तोड़फोड़ का हर्जाना वो बीएमसी से ही वसूलेंगी। सबसे पहले कंगना यहाँ पर आती हैं, यहाँ रुकती हैं। जो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गेट के से सीधे एंटर होने के बाद की तस्वीरें हैं। कंगना चारों तरफ घूम करके देखती हैं कि किस तरह से नुकसान किया गया है, लेकिन कंगना ने कह दिया है इस नुकसान की भरपाई तो बीएमसी को ही करनी पड़ेगी। बीएमसी का बुलडोजर चला है, लेकिन बीएमसी का बुलडोजर इरादों पर नहीं चल सकता कंगना रनौत के। और कंगना इसीलिए कह रही है कि मेरे हिम्मत और मेरे हौसले इतने बुलंद हैं जिसके आगे उद्धव ठाकरे चाहे सत्ता के नशे में जितना भी चूर रहे, वो उनके इरादों को, सच्चाई की उस मांग को, इंसाफ की इस आवाज को दबा नहीं सकते। कंगना की मां ने भी माना कि कंगना को सुरक्षा मिलनी बेहद जरूरी थी। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें कि मेरी बेटी देखो आज वहाँ पे क्या हुआ। अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी नहीं होती तो उसके साथ क्या नहीं होता। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंगना के वकील ने कहा कि वो सोमवार को याचिका दायर करेंगे और क्रिमिनल केस भी करेंगे। प्रोसीडिंग्स में तो मैं पनिशमेंट मांगूंगा, साथ में जो कॉम्पेंसेशन का जो मैं डालूंगा उसका मैंने लिस्ट मांगा है, क्या जो हुआ है। कंगना के समर्थन में पूरे भारत से आवाज बुलंद की गई। जनता का आक्रोश कंगना के समर्थन और उद्धव सरकार के विरोध में फूट पड़ा। देश के कई हिस्सों में, चाहे वो भोपाल हो, जयपुर हो या यूपी, हर जगह लोगों ने विरोध में पुतले जलाए। कंगना से महाराष्ट्र के कद्दावर नेता रामदास अठावले ने भी इस मुद्दे पर मुलाकात की। कंगना के मुद्दे पर उद्धव सरकार बटी हुई नजर आई। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने इसे बदले की भावना से किया गया काम बताया। शिवसेना एक प्रतिशोध की भावना में आकर के, बदले की भावना में आकर के एक महिला को, एक अभिनेत्री को बिना वजह परेशान कर रही है। यह एक गलत है। सत्तारूढ़ दल को इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूं और निषेध करता हूं। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी कंगना के साथ किए गए बर्ताव की निंदा की।
कंगना रनावत जी के साथ जिस तरह का सलूक, जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र सरकार ने किया है वो निंदनीय है। उसकी हम निंदा करते हैं, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। वहीं संजय राउत ने मामले पर चुप्पी साध ली और इसे बीएमसी का मामला बताया। हमारे लिए अभी वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। उद्धव सरकार तानाशाही पर इस कदर उतारू है कि रिपब्लिक भारत के पत्रकार और कैमरामैन को जबरन सलाखों के पीछे डाल दिया है और उन्हें अब तक नहीं छोड़ा है। कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में 22 सितंबर तक के लिए सुनवाई टल गई है। कंगना ने अपने रुख से साफ कर दिया है कि उद्धव सरकार और उनकी बीएमसी जितना भी जोर क्यों न लगा ले, वो न डरेंगी न झुकेंगी और उद्धव का घमंड चूर चूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के हुंकार से महाराष्ट्र की सरकार बैकफुट पर है, लेकिन कंगना को घेरने के लिए पूरी महाराष्ट्र की पुलिस, मट्ठा पुलिस, यह हर हथकंडा अपना रही है, कोई भी रास्ता छोड़ नहीं रही है। मुंबई की डिंडोशी और विक्रोली थाने में कंगना के खिलाफ शिकायतें हो गई और इन शिकायतों में कहा गया है कि कंगना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया है। लेकिन शिकायत के उन सुरमाओं से मैं पूछना चाहता हूं कि जब शिवसेना के रहतामैन संजय राउत ने कंगना के खिलाफ जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, क्या नारी का अपमान करने वाले संजय राउत के वो शब्द उनके कान में नहीं पड़े थे जब वो बोल रहे थे, या फिर महिलाओं का अपमान करने वाले उन शब्दों को वो सुनना नहीं चाहते थे कि हम तो बोलेंगे, सुनेंगे नहीं। और मैं तो यही जानता हूं कि मराठा स्वाभिमान में वीरांगनाओं की कद्र होती है, लेकिन मुंबई में कंगना रनौत जैसी वीरांगना की अस्मिता को तार तार करने की कोशिश हो रही है और हर रोज कोशिश हो रही है। और मुझे अफसोस है कि कंगना जैसे एक महिला को परेशान करने के लिए मुंबई की मट्ठा पुलिस और बीएमसी का बुलडोजर एक साथ टूट पड़ा है कंगना रनौत पर। क्या महाराष्ट्र की सरकार इतनी कमजोर है कि एक महिला को परेशान करने के लिए पूरा अमला उतार दिया गया? कंगना और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जबानी जंग तेज हुई है। यह लगातार बढ़ रही है, कम होने की बजाय। और कंगना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल एक वीडियो को साझा करते हुए कंगना ने उद्धव ठाकरे को कुछ ऐसे ही शब्द कहे थे, कुछ ऐसे ही शब्द बोले थे, लेकिन उसके बाद एफआईआर हो गई। हालांकि भाषा की मर्यादा की कसौटी पर मैं उन शब्दों का समर्थन नहीं करता हूं और यह एफआईआर वकील नितिन माने ने दर्ज करवाई है। वकील नितिन माने ने कहा है वो कंगना को कोर्ट तक घसीटेंगे, कोर्ट में घसीटेंगे। लेकिन मैं तो कहता हूं कि क्या अभी घसीटना बाकी रह गया है या कोई कसर रह गई है? क्या किसी नारी के चीर हरण को ही घसीटना चाहते हो? और माया नगरी मुंबई में कंगना के लिए क्या बचा है? क्या नहीं हुआ अभी तक कंगना के खिलाफ या कंगना के साथ? उनके सपने के मंदिर को बीएमसी ने बुलडोजर लगाकर ढहा दिया, तोड़ दिया। शिवसेना के रहतामैन संजय राउत ने कंगना के लिए शब्दकोश के किस अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे बताइए। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना के लिए क्या नहीं कहा है? ये शिवसेना के सर्कसमैन प्रताप सरनाइक ने कंगना के खिलाफ
देशद्रोह का मुकदमा तक चलाने की बात कह दी। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कंगना के लिए मराठा अस्मिता की पहचान का दम भरने वाली शिवसेना के शब्दकोश में कोई शब्द ऐसा बचा है? कोई ऐसा शब्द जो कंगना के खिलाफ इस्तेमाल ना किया गया हो? वकील नितिन माने ने कहा है कि चूंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी कंगना ने उन्हें इस मामले में घसीटा, इसलिए शिकायत दी। एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उचित नहीं है। मैं वकील माने से भी पूछता हूं कि उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मान का इतना ख्याल है, लेकिन कंगना रनौत के अपमान का उन्हें ज्ञान भी नहीं है, या उन्हें पता नहीं है? ये जानबूझकर सब भूल चुके हैं क्या? माने की कानून की किताब में न्याय का मतलब यही है? दरअसल एक वीडियो में कंगना ने कहा कि 24 घंटे में ही बीएमसी ने कैसे उनके दफ्तर को, उनके ऑफिस को अवैध घोषित कर दिया। बीएमसी के कर्मचारियों ने उनके ऑफिस के फर्नीचर समेत तमाम चीजों को तोड़ दिया। फर्नीचर से कौन सा नक्शा बिगड़ रहा था? क्या फर्नीचर ने क्या बिगाड़ लिया था बीएमसी का? और अब वे कंगना को धमकी दे रहे हैं कि वो उनके घर को भी तोड़ देंगे। लेकिन बीएमसी के अधिकारियों से मेरा सीधा सवाल है कि दफ्तर को तोड़ दिया है और अब घर को भी तोड़ दोगे? कंगना को दी गई बीएमसी की इस धमकी के मायने क्या हैं? क्या बीएमसी के अधिकारी कानून के दायरे में रहकर कंगना का घर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं खुलेआम? लेकिन अगर यह कानून की भाषा है तो कंगना को धमकी क्यों दी जा रही है, मैं पूछता हूं। और अगर यह गुंडागर्दी है तो क्या बीएमसी का दफ्तर गुंडों का अड्डा है? शिवसेना के रायतामैन संजय राउत और कंगना के बीच जबानी जंग उस वक्त तेज हुई थी जब कंगना ने सुशांत सिंह की मौत के बाद कहा था कि मुंबई में उन्हें डर लगता है, और कंगना का डर शिवसेना के रायतामैन को तेजाब की तरह लगा। मुंबई में डर कंगना को लग रहा था और तुनक रहे थे ये शिवसेना के रायतामैन संजय राउत। और कंगना ने हाल ही में मुंबई की तुलना पीओके से कर दी, और कंगना के इस बयान के बाद तो रायतामैन ऐसे भड़के कि महाराष्ट्र की राजनीति रायता रायता हो उठी। संजय राउत ने कंगना को मुंबई में ना घुसने की धमकी तक दे डाली। हालांकि कंगना ने एक ट्वीट करके बता दिया था पहले ही कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हैं, जिसे रोकना वो रोक ले। और कंगना ने के कहने का मतलब था कि कौन कितना बलशाली है देखते हैं। और कल मुंबई कंगना पहुंच भी गई। और आज जब रिपब्लिक भारत ने शिवसेना के रायतामैन राउत से बीएमसी के ये काले कारनामों को लेकर एक सवाल पूछा, चुप हो गए। जबान से एक शब्द नहीं निकला, चुप्पी साध ली। ये वही संजय राउत हैं जो बिना पूछे ही बकबक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब रिपब्लिक भारत सवाल पूछता है तो उनकी जबान तक नहीं खुलती है। इधर हिंदी और दूसरी भाषाओं की फिल्म निर्माताओं की संस्था इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी इंपा ने कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ को गलत बताया है। इंपा ने बीएमसी की इस कार्रवाई को सरासर गलत बताया। बीएमसी को बुलडोजर चलाने से पहले कम से कम कंगना को व्यक्तिगत तरीके से नोटिस दिया जाना चाहिए था। मुंबई की बारिश में जो बीएमसी मैनहोल तक नहीं ढक पाती है, तमाम मासूम मैनहोल में गिरकर गाल के गाल में समा जाते हैं।
उसी बीएमसी ने कंगना का दफ्तर तोड़ने के लिए इतनी फुर्ती दिखाई कि देखने वालों की आंखें तक फटी रह गईं। और मुंबई के लोगों को यह भरोसा नहीं हो रहा था कि वही गटर वाली बीएमसी है जिसे सड़कों के खुले मैनहोल तक नहीं दिखते हैं। हर बारिश के मौसम में हादसे होते हैं। शिकायत करने के बाद भी बीएमसी के मोटे बाबुओं की नींद नहीं टूटती है। लेकिन कंगना के सपनों का संसार तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर ऐसे निकले जैसे युद्ध के मैदान में दुंदुभी बजाने आ रहे हो। और इंपा ने कहा है कि बीएमसी की कार्रवाई ना तो कंगना के लिए अच्छी है और ना ही महाराष्ट्र की सरकार के लिए, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लिए। और बीएमसी की तरफ से की गई यह कार्रवाई एकदम गलत है। लेकिन बीएमसी के बड़े तोंद वाले बाबू कंगना का दफ्तर तोड़कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं जैसे कोई जंग जीत ली हो, कोई पुरस्कार इनको मिल गया हो, जैसे किसी बड़े किले को फतेह करके लौटे हो। हालांकि कंगना आज अपने दफ्तर पहुंची थी, शाम का वक्त था, और उन्होंने अपने दफ्तर में बीएमसी की तोड़फोड़ वाली करतूत को अपनी आंखों से देखा। पूरे दफ्तर को अंदर से खोखला कर दिया गया। और अपने उजड़े आशियाने को देखने के बाद कंगना ने ट्वीट किया, लिखा हर हर महादेव। हालांकि कंगना ने बीएमसी की कायर कार्रवाई को बॉम्बे हाई कोर्ट में भी चुनौती दी है और कोर्ट ने बीएमसी के इन अधिकारियों से पूछा है कि जब उसकी मालकिन वहां मौजूद नहीं थी तो बीएमसी के अधिकारी भीतर क्यों गए, कौन सी जल्दबाजी थी। लेकिन बीएमसी ने अपने हलफनामे में अपनी कायर कार्रवाई को सही बताया है कि वहां भी नहीं चूके, बहुत मान काम करके आए हैं। और बीएमसी ने कहा है कि नियमों के मुताबिक ही अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है। ये नियम बताते हैं किसी का फर्नीचर तोड़ दो, फर्श तोड़ दो, और इस मामले में अदालत को दखल नहीं देना चाहिए, यह तक कहा। हालांकि कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को 22 सितंबर तक के लिए टाला है। हालांकि वीरांगना कंगना ने ताड़ते हुए कहा है कि मेरे बाद भी मेरी आवाज गूंजेगी। वो किसी से डरने वाली नहीं है। हालांकि मुंबई के माफिया कंगना की आवाज को चुप्पी में बदलना चाहते हैं, वो हर तरह से परेशान करना चाहते हैं। लेकिन ये एक वीरांगना अगर एक बार कदम आगे बढ़ा देती है तो फिर किसी भी कीमत पर पीछे नहीं खींचती है। वही कंगना ने वायरल होते एक पोस्ट पर सफाई भी दी है। कंगना ने कहा है कि उन्होंने जिस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदा है वो शरद पवार के पार्टनर से खरीदा है, उनके करीबी से। बिल्डिंग से जुड़े विवादों के लिए वे नहीं बल्कि बिल्डर जिम्मेदार है जिनसे उन्होंने लिया और जिसने उसको बनाया। कंगना ने कहा है कि अगर इस सवाल का सही जवाब खोजना है तो सवाल शरद पवार से पूछो। और कंगना ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के पैसे खाए हुए खबरी फर्जी अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन सवाल है कि कंगना के साथ छल और करण जौहर के दोस्त डिजाइनर मनीष मल्होत्रा पर इतनी दरियादली क्यों। दोनों के दफ्तर तो बिल्कुल सटे हुए हैं। कंगना के दफ्तर पर तो बिना वक्त गवाए बीएमसी ने हथौड़ा चला दिया, बुलडोजर चला दिया। लेकिन करण जौहर गैंग के मनीष मल्होत्रा पर उद्धव सरकार और बीएमसी ने दया क्यों दिखाई। क्या बुलडोजर ने मना कर दिया था कि पड़ोस वाले दफ्तर पर हम नहीं चलेंगे? क्या मनीष मल्होत्रा हाथ में दिया लेकर बीएमसी के अधिकारियों की वो आरती उतार रहे थे? कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने में बीएमसी ने ऐसी फुर्ती दिखाई कि कोर्ट के आदेश की भी अनदेखी कर दी। क्या नशा सवार था दफ्तर तोड़ने का। वहीं दूसरी तरफ कंगना के पड़ोस में रहने वाले मनीष मल्होत्रा को अवैध निर्माण पर कारण बताओ नोटिस थमाया गया है।
कंगना का अवैध निर्माण बीएमसी के अधिकारियों की आंख में बाल की तरह खटक रहा था, तो मनीष मल्होत्रा का अवैध निर्माण बीएमसी को वरदान की तरह लग रहा था। जब कंगना के सपनों का मंदिर तोड़ना था, तो बीएमसी के अधिकारियों में तोड़ने की होड़ लग गई थी, और जब मनीष मल्होत्रा का घर तोड़ने की बारी आई, तो बीएमसी के तोंद वाले कर्मचारियों के कदम आगे नहीं बढ़ पाए, या उन्हें दिखा नहीं। बीएमसी ने मनीष मल्होत्रा को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है, 1 हफ्ते का। वही कंगना के मामले में बीएमसी ने 8 तारीख को नोटिस चिपका दिया। कंगना घर पर नहीं थी, हिमाचल प्रदेश में थी, और अगले दिन 9 तारीख को बिना देरी किए 2 बुलडोजर लेकर चले आए बीएमसी के अधिकारी, और कंगना के इस आलीशान दफ्तर को मिट्टी में मिला दिया। मनीष मल्होत्रा करण जौहर के दोस्त हैं, ऐसे में कंगना पर वार करना और करण जौहर के दोस्त को बचाने के मायने क्या है, मैं पूछता हूं। उद्धव सरकार का यह कदम गैंग्स ऑफ बॉलीवुड से सांठगांठ की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का यही कहना है, आप जानते हैं। लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आज केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कंगना से उनके घर पर मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना का ऑफिस ढाए जाने को लेकर विधानसभा में निंदा भी की। उन्होंने कहा कि कंगना हिमाचल प्रदेश की बेटी है, और हिमाचल सरकार ने मुंबई में उनकी जान को खतरा होने के चलते सुरक्षा भी दी है। और उन्होंने कहा कि ये एक बेटी का अपमान है। जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया, कहा कि वो हिमाचल की बेटी का अपमान नहीं सहन करेंगे, और ना कोई कर सकता है। हिमाचल से लेकर केंद्र सरकार ने कंगना को सुरक्षा मुहैया करा दी, वायु श्रेणी की। लेकिन कंगना की सुरक्षा महाराष्ट्र की सरकार की आंखों में चुभ रही थी कि कैसे दे दी सुरक्षा। महाराष्ट्र की मट्ठा पुलिस तो थी, और महाराष्ट्र के गृह मंत्री कंगना को सुरक्षा दिया जाने पर महाराष्ट्र का वो अपमान बता रहे थे, जबकि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुकी कंगना रनौत के एक ट्वीट से पाकिस्तान को भी मिर्ची लग गई, वो भी तिलमिला गया। पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने कंगना के ट्वीट पर बड़ी नाराजगी जता दी है। अभिनेत्री कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई की तस्वीरें पोस्ट कर दी थी, और लिखा था, पाकिस्तान लोकतंत्र की हत्या। बस कंगना का यह ट्वीट तरार के तुर्रे की चमक को फीकी कर रहा था, तो तरार ने आंखें तरेरते हुए कंगना की आलोचना कर दी, और इसके बाद तो कंगना के चाहने वालों ने तरार को तोड़कर रख दिया। हालांकि शिवसेना के रायतामैन संजय राउत ने रायता फैलाने के बाद अब चुप्पी साध ली है, कुछ नहीं बोल रहे वो। शिवसेना ने अब कंगना से जुड़े किसी भी मुद्दे को तरजीह न देने का फैसला किया है। अभी क्या कर रहे थे? मेरे कहने का मतलब है, कंगना के आगे शिवसेना की हेकड़ी ढीली पड़ने लगी है। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि रायतामैन संजय राउत का भूत इतनी जल्दी कैसे उतर गया। जो राउत कल तक कंगना को मुंबई में नहीं घुसने की धमकी दे रहे थे, आज वो चुप हैं। आज उनकी हांडी की आंच इतनी जल्दी धीमी कैसे पड़ गई? क्या राउत के रायते में जीरे का तड़का फीका पड़ चुका है? जब शिवसेना के लिए कंगना का एपिसोड खत्म हो चुका है। पिछले कई दिनों से हाथ धोकर पीछे पड़े थे। फिर मैं रायतामैन राउत से पूछता हूं कि क्यों फिर बेवजह कंगना को परेशान किया?
अपनी शान में कसीदे करने के लिए उनके मंदिर को क्यों तोड़ा? और क्या कंगना को दिए इस जख्म की भरपाई महाराष्ट्र की सरकार करेगी? और कंगना जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रही हैं या गुजरी हैं, क्या उसके लिए राउत एंड कंपनी उनसे माफी मांगेगी? और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी विवेक शांडिल्य और ज्योत्सना बेदी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक आज रामदास अठावले से भी कंगना मिले हैं। उन्होंने कहा कि टूटे दफ्तर से वो अपना काम चलाएंगे। क्या अब ऐसा लग रहा है आपको कि कंगना पर जिस तरीके के हमले हो रहे हैं वो रुक जाएंगे? देखिए, बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज कर दिया है कंगना ने, इसको समझना होगा। विकास, उन्होंने कहा कि इसी राख से उठकर मैं आसमान तक पहुंचूंगी, यानी जब जब कंगना इस ऑफिस में आएंगी तब तब ये लड़ाई याद की जाएगी और ये तस्वीरें सामने आएंगी और ये बार बार चीख कर कहेगी कि यहाँ पर बीएमसी ने शिवसेना के इशारे पर हथौड़ा चलवाया, जेसीबी चलवाई। बड़ी बात विकास ये है कि ये जो कार्रवाई की गई है इसके बाद, और जो बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई जिस पर हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर यहाँ कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडराने लग गए। एक राजनीतिक शून्य जो है वो शिवसेना के लिए उत्पन्न होने लग गया। उनके अपने साथी किनारा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर हो रही है, आरपीआई हमलावर हो रही है, तो एनसीपी ने भी कह दिया है कि बीएमसी की कार्रवाई जल्दबाजी में थी। यानी ये जो दोहरा नुकसान हो रहा है ये शिवसेना के भविष्य के लिए आप देखते जाओ, अभी देखते जाओ महागाड़ी सरकार में कैसे फूट पड़ रही है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में बदला लेने की कोशिश में यह काम किया गया। ज्योत्सना से हमारा सवाल है। ज्योत्सना, ये हमारे दो पत्रकारों को मुंबई की इस पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हमें मुझे पता है किसके इशारे पर, लेकिन क्या इन्हें लगता है कि हम रुक जाएंगे या ठहर जाएंगे या हम चलना छोड़ देंगे ये मुगलते में? ये किसी तरह की गलतफहमी में नहीं है। ये बहुत अच्छे से विकास मुंबई पुलिस जानती है और महाराष्ट्र सरकार भी जानती है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की जो मुहिम पहले दिन से चल रही है वो आगे भी जारी रहेगी और जो जिम्मेदारी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क निभा रहा है, जो बीड़ा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने उठाया है वो आगे भी उठाए रखेगा। जिसने जितनी भी कोशिश करनी है रोकने की वो रोक कर देख ले। और ये मुंबई पुलिस को बहुत जी विकास, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना बेदी आपका इस बातचीत के लिए। शांडिल्य जुड़े रहे। ज्योत्सना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को यह संदेश जा चुका है कि वो किसी को भी दबाने की कोशिश करेगी, दबने वाला कोई नहीं है। मुझे तो अभी तक लगता था कि मुंबई पुलिस सिर्फ इंसाफ और इंसानियत के खिलाफ है। उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस के राज में सिर्फ इंसाफ और इंसानियत शर्मसार होती है, लेकिन अब तो लगता है कि महाराष्ट्र में सच्ची पत्रकारिता भी हत्या से बड़ा गुनाह है। मैं तो महाराष्ट्र के तख्त पर किसी शहंशाह की तरह आसीन उद्धव ठाकरे से सिर्फ कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और उम्मीद है मुझे आप या फिर आपकी पुलिस बेवजह सलाखों के पीछे नहीं डाल देगी। जैसे मेरे दो सहयोगी अनुज कुमार और यशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तो किया ही, उनके साथ अमानवीय बर्ताव भी हो रहा है, जैसे वो कोई चोर हो या डकैत हो। जबकि आपकी मुंबई पुलिस तो यह दावा करती रही है कि वो गुनाहगारों को देखते ही पहचान लेती है। लेकिन अफसोस है, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हमारे रिपोर्टरों को पहचानने में उससे चूक हुई या जानबूझकर चूक की गई। जानबूझकर क्या उन्हें पकड़ा गया या फिर आपके इशारे पर? इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं अगर गलती हो गई किसी से भी तो ये सलूक होगा। सरकार गलती पर गलती करती रहेगी। उद्धव ठाकरे जी, सवाल तो मेरा आपके लिए ही है, क्योंकि मुंबई पुलिस तो सिर्फ एक कठपुतली है जो आपके इशारे पर, आकाओं के इशारे पर नाचती है।
आप बोलते हैं तो पत्रकारों को बेवजह गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप इशारा करते हैं तो किसी के सपनों तक को ढहा दिया जाता है। क्या ऐसा है? और आपके इशारे के बिना तो आपकी पुलिस किसी भी संदिग्ध को उसकी मौत की भी सही से जांच नहीं कर सकती। इसलिए मेरा सवाल तो आज आपसे है, और मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और ऐसे सवाल पूछ रहा हूं ताकि आपके सम्मान को ठेस ना पहुंचे और ना ही आपको मेरे खिलाफ भी पुलिसिया जुल्म करने के लिए मजबूर होना पड़े। ठाकरे साहब, क्या आपके राज में सच्ची पत्रकारिता पर बैन है? मुद्दों पर आधारित सवाल पूछे जाने पर पत्रकारों को पुलिसिया जुल्म क्यों झेलना पड़ता है? जब पूरे देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई खतरा नहीं है, तो फिर आपके राज्य में ही पत्रकार क्यों सहमे? उन्हें क्यों डराया जा रहा है? उन्हें पग पग पर आपकी और आपकी मुंबई पुलिस की तानाशाही को क्यों झेलना पड़ता है? आपकी पुलिस क्यों खबरों की दुनिया में सौदेबाजी नहीं करने वाले पत्रकारों के पीछे पड़ जाती है? या सिर्फ उनकी बात मानी जाती है जो कुछ कहते नहीं, जो सच को दबा देते हैं? क्यों सच्ची पत्रकारिता को आपके शासन में इस तरह से खतरा है? शासन को आप चुनौती मानते हैं क्योंकि रिपब्लिक भारत को सच्ची पत्रकारिता को देखते ही आपके हाथ से सत्ता की लगाम ढीली पड़ने लगती है। और क्यों आपकी पुलिस हमें पहले से ही अपना दुश्मन मानने लगती है, फिर बंदूक की नोक पर हमारी सच्ची पत्रकारिता का गला घोटने की कोशिश करती है? और इस देश के लिए क्या एक बार के लिए इमरजेंसी का दौर काफी नहीं था जो महाराष्ट्र में सेंसरशिप लागू कर दी गई? उद्धव ठाकरे साहब, एक बात मैं साफ कर दूं, हमें पता है कि सच्ची पत्रकारिता खतरों से खेलने का नाम है जो हम खेलते हैं। पहले सुशांत सिंह राजपूत और अब कंगना रनौत को इंसाफ दिलाने की हमारी मुहिम की वजह से ही हम पर खतरा मंडरा रहा है। हम जानते हैं खतरे ने दस्तक भी दी है जो किसी क्रूर मजाक से कम नहीं है। हमारे रिपोर्टर अनुज कुमार और यशपाल सिंह पुलिसिया जुल्म के गवाह बन रहे हैं। चलिए, उनको तो सच्चाई पत्रकारिता की सजा मिल रही है, सच्ची पत्रकारिता की, लेकिन कैब ड्राइवर दिलीप धनावड़े की क्या गलती जो उसे भी आपके तालिबानी फरमान और पुलिसिया जुल्म का शिकार होना पड़ा? गाड़ी चलाता है इसलिए, और इस पर आप ये दलील मत दीजिएगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, क्योंकि ना तो हमारे रिपोर्टर किसी भी तरह से गुनाहगार हैं और ना ही वो कैब ड्राइवर जिसका काम मैं सिर्फ इतना था कि अनुज कुमार और यशपाल सिंह को काम से सफर करने में मुश्किल ना आए, पल पल की खबरों को वो समय पर पहुंचा सके दिल्ली। यही चुप गया क्या? लेकिन आपको तो लगा कि कहीं आपका कोई राज ना खुल जाए, कहीं आपके करीब मौजूद सियासतदानों के चेहरे पर पड़ा नकाब ना उतर जाए। यह डर था। बिना किसी अपराध के हमारे पत्रकारों को जेल भेजा है। न खाता ना भाई, जो उद्धव ठाकरे करें वही सही होगा। क्या ऐसा है? चाहे उसके लिए आपकी ये मट्ठा पुलिस को लोकतंत्र की हत्या क्यों ना करनी पड़े? क्या आप मुझे बताएंगे कि असली पत्रकार कौन है? क्या आप ही बताएंगे कि असली पत्रकारों का नैतिक कर्तव्य क्या है? सत्ता से सवाल पूछना है या सत्ता की चरण वंदना करनी है? यह भी क्या अब आप भी लोग बताएंगे? और आम लोगों की तरह मेरा भी भरोसा था कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। लोकतंत्र के
चौथे स्तंभ को ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। क्या हमारे लोगों को 4 दिन के लिए जेल में डालना लोकतंत्र की हत्या नहीं है? और यह पहली बार है कि हमारे देश के किसी राज्य में पत्रकारिता खुद न्याय की मांग कर रही हो। उसकी आजादी और निष्पक्षता पर लगातार हमले हो रहे हो, यह पहली बार है, वो भी आपकी पुलिस की तरफ से। हमारे पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक करने वाली महाराष्ट्र पुलिस तो सिर्फ मुखौटा है। क्या असली चेहरा कोई और है? क्या आप मेरा इशारा समझ रहे हैं? लेकिन कुछ भी हो जाए, हमारी सच्ची पत्रकारिता कराएगी नहीं, और ना ही टूटेगी, ना ही हम बिखरने देंगे। आपकी सत्ता की हनक के आगे भी हमारी नैतिकता और निष्पक्षता हर हाल में कायम रहेगी, यह मेरा वादा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपकी दहलीज पर न्याय के लिए दस्तक नहीं देंगे। आपको खुद ही हमारे रिपोर्टर अनुज कुमार, यशपाल सिंह और कैब ड्राइवर दिलीप तनावड़े को रिहा करना होगा। आपको अपनी पुलिस के जुल्म पर रोक लगाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि आप हमारी सच्ची पत्रकारिता का गला दबाना चाहते हैं। नहीं तो हमारी पत्रकारिता और हमारे पत्रकारों पर मुंबई पुलिस का इस तरह हमला करना, बिना वजह सलाखों के पीछे धकेलना, यह नहीं होता। और जिसका जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी आपको जरूर देना होगा, क्योंकि आपकी पुलिस खुद की जिम्मेदारी संभालने के बजाय दूसरों की जवाबदेही तय करना चाहती है। लेकिन आप या फिर पुलिस कुछ भी कर ले, हमारी पत्रकारिता पटरी से नीचे नहीं उतरेगी। इसलिए बिना वक्त गवाए हमारे रिपोर्टर अनुज कुमार, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट यशपाल सिंह और कैब ड्राइवर दिलीप तनावड़े को रिहा करो। अपनी और फजीयत करवाने से बचो, नहीं तो दुनिया सवाल करेगी कि आपके फार्म हाउस में ऐसा क्या है जो रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। यह पूछा जाएगा सवाल। और अगर है हिम्मत तो उद्धव ठाकरे जी बताइए कि आपके फार्म हाउस में ऐसा क्या है जो आप पूरे देश और महाराष्ट्र की जनता से छिपा रहे हो। इधर भायखला जेल में बंद रिया की बेचैनी बढ़ रही है। रिया लगातार कोशिश कर रही है कैसे वो खुली हवा में सांस ले सकें। सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रही हैं, सारी कोशिश कर रही हैं, सारे जतन कर रही हैं, मगर उनकी सभी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। रिया सारी रात करवट बदलते हुए बिता रही हैं और उन्हें नींद भी नहीं आ रही है, ये सोचते हुए कि जेल से कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे निकलें। और रिया को यह भी नहीं पता चल पा रहा है कि सुबह कब हो गई, सूर्य कब उदय हो गए। रिया हर उस कोशिश में लगी है जिससे कि वो फिर से बाहर आ सके और ड्रग्स का कारोबार फल फूल सके। एक एक बीतता दिन रिया के लिए पहाड़ जैसा है। मखमल के बिस्तर पर सोने वाली रिया को जेल में एक चटाई मिली हुई है जो जमीन पर बिछाई जाती है और उसी पर वो सोती हैं। मैं बोलना चाहता हूं रिया को कि अब आदत डाल लो जमीन पर सोने की, क्योंकि अब मखमल की सेज पर सोने वाले दिन चले गए। काल कोठरी में ही बाकी दुनिया सिमट कर रह जाएगी। ना कोई वकील बचा पाएगा और ना ही कोई आका। वही आका जो इतने दिन से आपको बचा रहे थे, कहां गायब हो गए? अब कोई मदद को आगे हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहा? जेल की रोटी से ही अब दिन भी गुजारना होगा और रात भी। और सुशांत के पैसों पर तो खूब ऐश की, शॉपिंग की,
हर दिन कपड़े खरीदे, अब वो कपड़े थरे के थरे रह जाएंगे क्योंकि अब जेल वाले कपड़े ही पहनने होंगे। लेकिन आज मैं फिर महाराष्ट्र की सरकार और धमकाने वालों से कहना चाहता हूं, बहुत खेल खेल लिया ये धमकाने का, डराने का। हम अगर डरने वाले होते तो इस तरह से सीना तानकर नहीं खड़े होते। और देश के 132 करोड़ लोगों का साथ है हमारे साथ, तब हमें फिक्र नहीं है। इसलिए जितना जल्द हो सके सही रास्ता अपना लिया जाना चाहिए ताकि बेवजह जनता परेशान ना हो। यार रुकना छोटे से ब्रेक के लिए।